दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 3 करेंगे। आज हम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइडेड जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसे हम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कहते हैं। तो पास्ट में क्या था, जब ब्रिटिश का रूल था उस समय में हॉस्पिटल्स थे ही नहीं। काफ़ी सारे एरियाज़ में हॉस्पिटल नहीं थे, तो लोग इलाज कैसे करते थे? घरेलू इलाज हुआ करते थे। तो उस समय में जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो ज़्यादातर तो अनअवेलेबल हुआ करती थी। ज़्यादातर पॉपुलेशन इलाज ही नहीं करवाते थे, वो घरेलू इलाज के ऊपर डिपेंड थे। इस कारण से होता ये था कि वाटर एंड एयर बॉर्न डिजीज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। जैसा कि आपने सुना होगा, बंगाल फैमिन के बारे में सुना होगा, हैजे की बीमारी के बारे में सुना होगा। इस कारण से होता ये था कि अब हॉस्पिटल तो थे नहीं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कारण से मर जाया करते थे क्योंकि उनको इलाज ही नहीं मिल पाता था। अब हम बात करेंगे मोर्टेलिटी रेट की। मोर्टेलिटी रेट जैसा कि आपको कल भी बताया था, मोर्टेलिटी रेट ये बताता है कि कितने लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है एक समय के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई था इसलिए क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ थी नहीं, लोग जो हैं वो घरेलू इलाज पर डिपेंडेंट थे, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मर जाया करते थे इलाज नहीं मिलने के कारण। ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो डेथ की रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, अलार्मिंग थी। यानी कि बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाया करती थी। अब उनकी उनकी डेथ की रेट क्या था? वो था 218 पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम प्रेजेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, क्योंकि आज का जो भी मृत्यु दर है उसकी बात करेंगे, तो आज 40 पर थाउजेंड है। पर उस समय में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बच्चों की जो डेथ रेट थी वो वही 218 पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई था। ऐसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये दिखाता है कि एक आदमी कितने साल तक जी सकता है। तो उस समय में क्या होता था, कि लोग जो हैं वो केवल 44 साल जी पाते थे। और अगर हम आज की बात करें तो आज कोई भी आदमी एक औसत 68 सालों तक जी जाता है। तो इससे पता चलता है कि उस समय में लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ज़्यादा ही कम थी। अब हम पॉवर्टी की बात करते हैं। पॉवर्टी मतलब कि गरीबी। तो गरीबी कैसी थी उस समय में? तो इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि पॉवर्टी का उस समय का डेटा ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन डेटा भले अवेलेबल ना हो, पर जैसा कि हमने हिस्ट्री की किताबों में और उस समय के बारे में पढ़ा है, तो उस समय ये तो पता चलता है कि गरीबी उस समय में कुछ ज़्यादा ही थी। अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि कौन पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग जो हैं वो किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताता है। जैसे कि अगर हम बताएं तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि उसमें में एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें करीबन 70 से 75% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। मतलब उनका जो मुख्य स्रोत था आय का वो केवल एग्री। बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा होता है? जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, यानी इंडस्ट्रीज। ऐसे ही सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो आईटी जो है वो एक सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज हो गया, एट्सेट्रा। तो करीबन उस समय में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर इतना कम था कि केवल 15 to 20% जो लोग थे वही केवल इसके ऊपर निर्भर थे। ऐसे ही रीजनल वेरिएशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई था, रीजनल वेरिएशंस। अब जैसे हम बताएं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला, कर्नाटका हो गया, बॉम्बे एंड बंगाल, यहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रीज़ आनी शुरू हो गई थी। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत आ रही थी वो इन्हीं जगहों पे आ रही थी। तो इस कारण से क्या हो रहा था कि जो भी हमारा वर्कफोर्स या पॉपुलेशन जो भी काम करने वाला था वो एग्रीकल्चर पे यहाँ पे कम निर्भर हो रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो शिफ्ट हो रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। लेकिन वहीं उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका उलट हो रहा था, यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हो रहे थे। इसलिए रीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा थे हमारे देश के अंदर। बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लोग जो हैं वो अलग अलग स्रोत, अलग अलग ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट थे लोग। तो अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस समय में? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रेलवे हो गया, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, वो भी एक तो उनकी रीच जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत कम एरिया में प्रेजेंट थे।
तो ज़्यादा इनका कोई इम्पोर्टेंस सर्व नहीं कर पा रहे थे, लोगों को कुछ ज़्यादा इनसे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन बात यह है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने इन सब चीज़ों को, इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप तो किया, पर उसका मोटिव ही कुछ और था। मोटिव क्या था? तो उनका मोटिव ये था कि एक तो कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करना। कॉलोनियल इंटरेस्ट मतलब कि जो भी कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि केवल इससे हमारा फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा ना हो। जैसे कि पहले जो रोड हुआ एग्जिस्ट किया करते थे इंडिया में, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो अच्छे थे ही नहीं। मतलब रोड एग्जिस्ट ही, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में थे रोड, तो ट्रांसपोर्टेशन को कोई फ़ायदा नहीं मिलता था उससे। तो ब्रिटिशर्स ने आकर के रोड बनाया सबसे पहले, लेकिन वो रोड बनाया लोगों की भलाई के लिए नहीं। उन्होंने बनाया इसलिए ताकि एक तो वो आर्मी को मोबिलाइज कर सकें इन केस ऑफ एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मतलब कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है कहीं पर, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने के लिए फौज भेज देते थे। तो उसके लिए उनको ज़रूरत थी एक ऐसे रोड की, तो उन्होंने रोड बनाया इसलिए। टू मूव रॉ मटेरियल्स टू नियर बाय रेलवे स्टेशन, मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स उस समय में प्रोड्यूस होता था उसको वो अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती थी कि उस रॉ मटेरियल को टाउन्स या जो विलेजेस हैं वहाँ से निकाल करके पोर्ट्स तक लेके आएँ या रेलवे स्टेशन तक लेके आएँ। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? रोड्स बनाए। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी रह गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोगों का कोई भला नहीं हुआ। तो ये ऑल वेदर रोड्स तो थे ही नहीं, ये एक टेम्पररी रोड्स बनाए थे ब्रिटिशर्स ने ताकि उनका जो भी कॉलोनियल इंटरेस्ट है वो सब हो सके बस। ऐसे ही रेलवे जो है वो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने 1850 के अंदर, पर ये कोई लोगों को बेनिफिट देने के लिए नहीं था। इसका भी पर्पस यही था कि रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके ताकि उसको इजीली पोर्ट या फिर शिप के थ्रू ब्रिटेन भेजा जा सके। अब जैसा कि बताया कि रेलवे जो है वो मेनली ब्रिटिशर्स को ही के बेनिफिट्स के लिए ही वो इंडिया में लाए थे, पर उसके जो थोड़े बहुत बेनिफिट्स थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इनेबल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब कि पहले कई सारे, जब कोई भी आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करता था तो वो बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था, क्योंकि उस समय में रोड्स तो थे ही नहीं। बैलगाड़ी से सफ़र आप उतने लंबा कर नहीं सकते। तो भाई जब रेलवे इंडिया में आया तो उसने क्या किया? सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को आसान कर दिया। मतलब कोई भी आदमी, किसी दूसरे क्षेत्र का आदमी किसी दूसरे क्षेत्र में जा सकता था, यानी कि नॉर्थ का आदमी साउथ में जा सकता था, साउथ का आदमी नॉर्थ में आ सकता था। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो आसान हो गया। दूसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो गया। पहले लोग क्या करते थे? कुछ भी फसल उगाते थे तो उसको अपने गांव से दूसरे गांव में ही बेच पाते थे या दूसरे गांव से तीसरे गांव बेच पाते थे। लेकिन अब एग्रीकल्चर, अब रेलवे आ चुका था तो जो भी प्रोड्यूस होता था उसको अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाया जा सकता था, यानी कि एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन और ट्रेड हो सकता था एग्रीकल्चर के अंदर। सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज, मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे हर विलेजेस। अगर किसी के पास ज़्यादा फसल होती थी तो वो उसको कहाँ बेच देते थे? दूसरी जगह मार्केट कर देते थे या उसे सेल कर देते थे दूसरी जगह पे। तो ये सब क्यों हो पाया? रेलवे की वजह से हो पाया। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडेड, मतलब कि जो भी हम एक्सपोर्ट किया करते थे अब उसकी मात्रा में क्या हो गया? इंक्रीज होने लगा। मतलब वो मात्रा बढ़ गई। बढ़ इसलिए गई क्योंकि पहले हमारे पास ना रोड थे ना रेलवे थे, तो जो भी सामान होता था वो नियर बाई स्टेट का ही एक्सपोर्ट हो पाया करता था। लेकिन अब जब रेलवे आ गया तो जो दूर दूर के इलाके, जहाँ पर कि पहले जहाँ से फसल उठा करके हम पोर्ट्स तक नहीं पहुँचा सकते थे, वो भी अब रेलवे के माध्यम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जहाँ पर पोर्ट हो वहाँ पर पहुँचाया जा सकता था। तो इस कारण से क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स थे उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, यानी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए। लेकिन जैसा कि पहले भी बताया है कि लोगों को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि इससे जो भी बेनिफिट आते थे उसे ब्रिटिशर्स कहाँ यूज़ करते थे? केवल अपने इंटरेस्ट को सर्व किया करते थे। अपने इंटरेस्ट को क्या सर्व करते थे? कि जो भी वहाँ से कैश आता था या जो भी प्रॉफिट इंडिया को होता था इकोनॉमिकली, उसका इस्तेमाल वो करते थे वॉर्स लड़ने के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंडिया में। तो इससे लोगों का कोई भला नहीं हो पाता था। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड पोर्ट्स, मतलब ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट किया इनलैंड वाटरवेज, यानी जो भी पोर्ट्स बनाए वो भी ब्रिटिशर्स ने किया, पर इससे कोई खासा फ़ायदा नहीं हो पाया। जैसे कि कैनाल कोस्ट इन उड़ीसा कोस्ट, यानी एक कैनाल कोस्ट जो कि उड़ीसा में
प्रेजेंट है उसको भी ब्रिटिशर्स ने डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उससे ब्रिटिशर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया, क्योंकि जो रेलवे है वो रेलवे से कम्पीट नहीं कर पाया। जो भी ये पोर्ट डेवलप किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये रेलवे जितना बेनिफिशियल साबित नहीं हो पाया। इस कारण से गवर्नमेंट ने खर्चे तो बहुत सारे कर दिए और उसका बेनिफिट नहीं निकल पाया। ऐसे ही ब्रिटिशर्स जो हैं वो टेलीग्राफ भी लेके आए। टेलीग्राफ उस समय में जो है वो बहुत नया आया हुआ सिस्टम था, तो ब्रिटिशर्स उसको इंडिया में लेके आए। ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा जरिया था, तो इसको ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके इसलिए आए ताकि क्या हो सके, मेंटेन कर सकें लॉ एंड ऑर्डर को। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यूके में बैठ करके इंडिया में जो है वो टेलीग्राफ कर सकती थी, अपने ऑर्डर्स को पहुंचा सकती थी अपने सोल्जर्स को जो कि इंडिया में स्टेशन है। तो वो क्या कर सकते थे, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में एक तरीके से काम करते थे। लोगों की भलाई के लिए टेलीग्राफ नहीं लाया गया था इंडिया में। ऐसे ही पोस्टल सर्विस की बात करते हैं तो पोस्टल सर्विस जो है वो इंडिया में इसलिए लाया गया था कि जो भी खत आते थे उस समय में, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन इससे लोगों का थोड़ा बहुत भला तो होता था, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में तो मौजूद ही नहीं था। अब ये इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में पोस्टल सर्विस था ही नहीं, तो लोगों को इसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं था। इसका इस्तेमाल केवल गवर्नमेंट किया करती थी, या फिर कुछ जो अमीर लोग हुआ करते थे उनको ही इससे खासा बेनिफिट मिलता था। नॉर्मल लोगों को इससे कोई खासा बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूज़न की। तो हमने जैसा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं वो सबसे पहला यही निकल के आया है कि ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पर 2 सेंचुरी तक हुकूमत की, उसके अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें सरप्लस लेबर था, यानी जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा लेबर जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, और प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था एग्रीकल्चर के अंदर। हमारे पास ना कोई इरिगेशन सिस्टम मौजूद था, हमारे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, वो कोई भी एग्रीकल्चर से सेविंग नहीं हो पाता था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था वो भी यहाँ पर लागू था, यानी कि जो भी ज़मींदार होते थे वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। हमारे जो फार्मर्स हुआ करते थे वो गरीबी में जीते थे, फिर भी उनको टैक्स भरना पड़ता था। इस कारण से कई सारे फार्मर्स सुसाइड कर लेते थे। इस कारण से एग्रीकल्चर की सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी इंडिया। ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, कोई मॉडर्नाइजेशन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं था। हमने ये भी बात किया कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत स्लो ग्रो कर रहा था, बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट, उसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, सिर्फ 1 या 2 टाइप की इंडस्ट्रीज़ हमारे कंट्री में रन कर रही थी। पब्लिक सेक्टर तो बिल्कुल ही बहुत लो कंट्रीब्यूशन कर रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। केवल या तो हमारे पास रेलवे थे या फिर थोड़े बहुत पोर्ट्स थे, हमारे पास ये टेलीग्राफ वाली फैसिलिटी भी थी, लेकिन ये भी बहुत कम एरियाज़ में प्रेजेंट थे। पोस्टल सर्विस भी था, लेकिन बहुत कम था। ऐसे ही हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी। हमारे पास इंडस्ट्रीज़ तो था, पर वो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं करते थे, वो बहुत लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन किया करते थे, या तो केवल डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करते थे, या फिर थोड़े बहुत देशों में ही उनका जो भी वो प्रोड्यूस करते थे वो एक्सपोर्ट होता था। ऐसे ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो तो चाहती ही नहीं थी कि हमारे देश डेवलप हो, इसलिए कोई भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया ही नहीं। तो इस सब कारणों से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। ऐसे ही हमारा फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ब्रिटिशर्स का पूरा एक मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली मतलब कि जो ब्रिटिशर्स चाहते थे वही होता था फॉरेन ट्रेड के अंदर। जैसे कि हमारे जो ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स थे वो केवल यूके ही एक्सपोर्ट हुआ करते थे, बहुत कम ही देश थे जिसके साथ हम और ट्रेड करते थे। बाकी ज़्यादातर हमारा 2/3 हिस्सा जो है वो करीबन ट्रेड का वो केवल यूके के साथ होता था। और बदले में हमें क्या मिलता था, हम इंपोर्ट करते थे केवल यूके के मेड प्रोडक्ट्स को। तो इस कारण से फ़ायदा किसे होता था, केवल ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होता था। तो एक तरीके से हमारा फॉरेन ट्रेड भी पूरा का पूरा डिपेंडेंट था ब्रिटिशर्स के ऊपर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। हमारे पास ऑल वेदर रोड्स नहीं थे, हमें अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो भी पब्लिक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी। जैसे हमारे रेलवेज़ थे, लेकिन वो बहुत कम लिमिटेड हिस्सों में ही प्रेजेंट थे, ज़्यादातर हिस्सों में रेलवे था ही नहीं। पोस्टल सर्विस हमारे पास प्रेजेंट थे, पर एक तो वो बहुत कॉस्टली हुआ करते थे और बहुत कम एरियाज़ में ही वो सर्व करते थे। केवल जो रिच पीपल होते थे या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वही उनका इस्तेमाल करती थी। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी।
ऐसे ही हमारे पास कोई पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा से केवल अपना इंटरेस्ट सर्व करना चाहती थी, वो लोगों का भला नहीं करना चाहती थी। इसलिए जो उन्होंने पॉलिसीज़ भी बनाई वो कभी पब्लिक वेलफेयर की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। ऐसे ही जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, यानी लोगों के बीच में इनइक्वालिटी भी बहुत सारी थी। लोग जो थे वो गरीबी में जीते थे। ज़मींदार क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन जो हमारे फार्मर्स थे वो बहुत गरीबी में जीते थे। यहाँ तक कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, तो कई सारे लोग जो थे वो मर जाया करते थे। तो इस कारण से ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वो बहुत बुरा था। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।